गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से स्टैंडर्ड सोशल साइंस चैप्टर 5th नंबर का जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत भारत में दी गई है उस चैप्टर में हम पहला भाग पढ़ चुके हैं। सेकंड भाग हमारा गणित शास्त्र से बाकी था, तो आज हम इस टॉपिक को ये टॉपिक और इसके अगला टॉपिक जो है उसे क्लियर करेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम जानते हैं गणित शास्त्र के बारे में। तो गणित से संपूर्ण दुनिया का व्यवहार चलता है। तो हम सभी जानते हैं कि गणित से संपूर्ण दुनिया का व्यवहार चलता है। किस प्रकार से कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें पैसे का लेन देन होता है। तो पैसे का लेन देन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हिसाब किताब करने के लिए हमारा क्या है? वो गणित है ना। कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो गणित के बिना हमारा कोई कार्य होता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं गणित से संपूर्ण पूरी दुनिया का व्यवहार चलता है। ऐसा माना जाता है कि जो गणित शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण खोज की है। तो भारत ने महत्वपूर्ण खोज क्या की है? तो भारत ने हमें शून्य दिया है, अर्थात जीरो की वैल्यू पता है ना आपको। किसी भी अक्षर के पीछे या किसी भी अंक के पीछे अगर जीरो लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे 10 है तो 10 यानी पहले 1 मानो, तो 1 के पीछे जीरो लगेगा तो वो 10 होगा। 10 के पीछे जीरो लगेगा तो 100 के पीछे जीरो लगेगा तो 1000। तो जितने शून्य बढ़ते जाएंगे उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कहा गया है भारत ने महत्वपूर्ण खोज की है शून्य की। तो भारत ने शून्य की खोज की। दशांश पद्धति, बीज गणित, बोधायन प्रमेय, रेखा गणित, वैदिक गणित जैसी जो खोज है वो दुनिया को भारत ने दी है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ये आपको याद रखना है। शून्य की खोज भारत में हुई, पर की किसने थी? तो आर्यभट्ट ने। अंक के पीछे शून्य लगाकर लिखने की जो प्रक्रिया थी उसके शोधकर्ता थे गृत्यमत ऋषि थे। और प्राचीन भारत के गणितों ने जो एक के बाद 53 शून्य लगाने से बनने वाली जो संख्या का नाम निर्धारित किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जानेंगे। फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष में तोल माप के जो और साधनों में दशांश पद्धति भी देखने को मिलती है। भास्कराचार्य ने ईस्वी सन 1150 में लीलावती गणित और बीज गणित नाम ग्रंथ लिखे थे। ये भी आपको पूछा जाता है। भास्कराचार्य ने ईस्वी सन 1150 में कौन से ग्रंथ लिखे थे, अथवा ये पूछा जाएगा भास्कराचार्य ने कौन से ग्रंथ लिखे, तो आप बताएंगे लीलावती गणित और बीज गणित ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने इसमें जोड़ घटाव वाले संशोधन दिए। फिर ब्रह्मपुत्र ने समीकरण के प्रकार बताए, जो अभी आप सभी जानते हैं 10th में जो मैथ्स के अंदर समीकरण आते हैं। तो जो समीकरण के प्रकार हैं वो ब्रह्मगुप्त ने बताए थे। बोधायन जो प्रमेय है, त्रिकोणपति, आप स्तंभ और शुल्ब सूत्र जो सूत्र है वो ईस्वी सन 1800 पूर्व में विविध वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक विविध वेदियों के अनुपात निश्चित किए और इनमें इन्हीं ने सिद्धांत का विश्लेषण भी किया है। तो आपको यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट ज़्यादा याद रखने हैं। जैसे कि भास्कराचार्य ने लीलावती गणित और बीज गणित नामक ग्रंथ लिखा, उन्होंने यहाँ जोड़ घटाव संशोधन किए थे। समीकरण का प्रकार ब्रह्मगुप्त ने बताया। ठीक है, इसके अलावा हम आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। तो आर्यभट्ट ग्रंथ में उन्होंने भी ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ था? आर्यभट्टियम ग्रंथ, जिसके अंदर उन्होंने पाई की कीमत 22/7 जिसे हम 3.14 जितनी होती है उसका उल्लेख किया था। ये आपके मैथ में आता है ना, पाई बराबर, ये सूत्र है आपका, पाई बराबर 22/7 होता है ना। तो ये जो सूत्र है ये आर्यभट्ट ने बताया था। उन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ में लिखा था पाई बराबर 22/7, जिसका कीमत बताई गई है 3.14, उसका उल्लेख किया है। उन्होंने यहाँ पर प्रतिपादित किया कि गोले की जो परिधि है और जो व्यास है उसका अनुपात दर्शाने वाला जो अचलांक है वो पाई है। यानी ये यहाँ पर हम जो पाई लगाते हैं ये किस में लगाते हैं? गोले और व्यास, वो परिधि और व्यास में चैप्टर जो होते हैं परिधि और व्यास ज्ञात करने के लिए, उसमें ये पाई वाला सूत्र लगता है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि गोले की परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शाने के लिए पाई है। भाग की आधुनिक पद्धति गुणा, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल जो अष्टांग पद्धति हैं, इन सब की जानकारी भी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में दी हुई है। इसलिए हम आर्यभट्ट को गणित शास्त्र के पिता कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, गणित के पिता कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने
पाई आर बताने के बाद इसके अलावा गुणा, भाग, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल, अष्टांग, ये सारे इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखे हैं, इसलिए हम इतने आर्यभट्ट को गणित शास्त्र के पिता कहेंगे। इसके उपरांत देखा जाए तो उन्होंने 10 गीतिका, आर्यभट्ट नियम ग्रंथ जैसे ग्रंथ लिखे। आर्य सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांत का संक्षेप में वर्गीकरण किया। गणित, अंक गणित और रेखा गणित के मूलभूत जो प्रश्न है उसका समाधान खोजा। इसके उपरांत उन्होंने गणित शास्त्र के जो भिन्न भिन्न पहलू थे उनकी चर्चा करके अपने विधानों में और अपने ग्रंथों में उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने बोधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि इन सभी का उसमें समावेश किया जाता है। अब हम जानेंगे अन्य विज्ञान के बारे में। तो अन्य विज्ञान देखो आपके ये दिए गए हैं, जहाँ विज्ञान आधारित शास्त्र के नाम बताए गए हैं, उसके रचनाकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रजनन शास्त्र, जिसका ब्राह्मव्य पांचाल ने किया है। चिकित्सा संग्रह जो चक्रपाणि दत्त, कामसूत्र जो वात्स्यायन, वृक्ष आयुर्वेद जो महर्षि पाराशर, योग शास्त्र जो महामुनि पंतजलि, यंत्र सर्वस्व जो महर्षि भारद्वाज और कालगणना जो शक मुनि, इन लोगों ने इस प्रकार से विज्ञानों की रचना की है। तो ये इसमें से आपको ज़्यादातर यहाँ पे प्रजनन के बारे में पूछा जाता है, तो आप ये प्रजनन का आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे अगला हमारा खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र तो हम जानते हैं ना, जो भविष्यवाणी वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे खगोल शास्त्र के बारे में। तो शास्त्रों में जो खगोल शास्त्र वो सबसे प्राचीन शास्त्र माना जाता है। खगोल शास्त्र से जो संबंधित कई ग्रंथ जो हैं वो हमारे भारत में लिखे गए हैं। इन सभी ग्रंथों का जो प्राचीन विद्यापीठ में व्यवस्थित और ग्रहण अध्ययन किया गया है, जहाँ देखा जाए तो ग्रहों और उनकी गति, तो यहाँ पे खगोल शास्त्र में क्या बताया, ग्रह और उनकी गति, नक्षत्र एवं आकाशीय पदार्थों द्वारा गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र का बहुत विकास हुआ है। तो यहाँ पर खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का कहाँ पे क्या कार्य किया जाता है, तो जो ग्रह होते हैं ना आकाश में, ग्रह गति करते हैं, उनके नक्षत्र, ये सारी अवकाशीय की वो लोग गणना करते हैं। तो इसमें इनका बहुत विकास बताया गया है। विशेष करके ग्रह के आधार पर जो फल अनुसार वो ज्योतिषी फलित किया जाता है। तो हमारे जो भविष्यवाणी करते हैं जो ज्योतिष शास्त्र होते हैं हमारे जो तो ये किसके आधार पे होता है, हमारे ग्रह के आधार पर। तो ग्रह के आधार पर जो फल अनुसार यहाँ पे ज्योतिष फलित किया जाता है, जिसके नाम पर से भारत में प्रथम जो उपग्रह था वो आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए कह सकते हैं कि भारत के जो प्रथम उपग्रह का नाम था वो था आर्यभट्ट रखा गया था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर भ्रमण करती है, पृथ्वी जो अपनी जगह पर ही भ्रमण करती रहती है, तथा जो चंद्र ग्रहण है, और जो वास्तविक कारण यह है कि पृथ्वी की वो क्या है, परछाई है। जो चंद्र ग्रहण कहते हैं ना हम लोग, चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो जो चंद्र ग्रहण है वो क्या बताया गया है, पृथ्वी की एक परछाई बताई गई है। बाकी पृथ्वी क्या करती है, अपनी दूरी अपने स्थान पर ही वो घूमती रहती है, जिसे विधान अजरभर कहकर संबोधित करते हैं। इस तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ में गुरु तत्वाकर्षण के नियम का भी उल्लेख किया है। तो गुरु तत्वाकर्षण आपको पता ही, आप साइंस में पढ़ चुके हो, ठीक है, तो उसका उल्लेख किया है। फिर ज्योतिष शास्त्र, तो ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा और संहिता 3 भाग में बांटने वाले जो हैं वो हैं वीरहा महिर महान खगोलवेता और ज्योतिष शास्त्र थे। उन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें उन्होंने अवकाशी ग्रहों की मानव के भविष्य पर जो प्रभाव पड़ते हैं ना, यानी मैंने कहा ना ज्योतिष शास्त्र क्या करेगा, वो ग्रहों के आधार पर हमारे जो भविष्यवाणी करते हैं कि आप पर कौन सा ग्रह, मतलब बताते हैं ना, किसी पर शनि भारी है, किसी पर लघु भारी है, गुरु भारी है, ऐसे सब जो बताते रहते हैं। तो ये सारे किसके ऊपर आधारित होते हैं, हमारे यहाँ ग्रह के ऊपर। तो यहाँ पे कहा गया जो अवकाशी ग्रह यानी आकाश में जो ग्रह हैं वो मानव के भविष्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ते हैं, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्ग, विवाह का समय, कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुवाई वगैरह जो प्रसंग होते हैं उस पर शुभ मुहूर्त की जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होता है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने विविध प्रकार की विद्या किस प्रकार से उन्होंने निपुणता से रखी है। अब हम जानेंगे वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र शायद आपको पता होगा क्योंकि आप लोग मूवी वगैरह भी देखते हैं, हम लोग घर वगैरह खरीदते हैं तो उसमें वास्तुशास्त्र बताया जाता है। वास्तुशास्त्र क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई नया निर्माण करते हैं, जैसे कि हम कोई घर लेते हैं तो उसमें हमें वास्तुशास्त्र करवाना पड़ता है कि वो किस दिशा में घर बना है, वो घर हमारे लिए अच्छा होगा नहीं होगा,
किसी प्रकार कोई कंपनी खड़ी कर रहा है, कोई कंपनी बनवा रहा है, तो वास्तुशास्त्र करवाते हैं, तो जिसे हम वास्तुशास्त्र कहेंगे। तो जो ये है प्राचीन भारत की वास्तुशास्त्र में क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन बताई गई है। वास्तुशास्त्र जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग है। तो ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग क्यों बताएं? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, हमारे भविष्य को लेके बात होती है ना, कि हम पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, कोई अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, हमारे भविष्य में क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में होता है। तो इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र उसका अभाज्य बताया। क्यों बताया गया? क्योंकि मान लीजिए आपने कोई मकान लिया, उसका वास्तुशास्त्र नहीं करवाया, तो वो वास्तुशास्त्र नहीं कराया तो वो हमें मकान नहीं फल रहा है, हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही, हमारी वृद्धि नहीं हो रही है, हमारे काम में रुकावटें होती रहती हैं। तो ये तरह से क्या, एक प्रकार से हमारे भविष्य को लेकर ही है, इसलिए इसका एक अंग बताया गया है। तो जिसकी गणना हम महत्ता और प्रशंसा विविध विश्व के अनेक देशों में स्वीकृति रही है। भारत जो है, तो प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे जो विधान हैं, उन विधानों ने वास्तुशास्त्र में विशेष योगदान दिया है। वास्तुशास्त्र में रहने की जगह, जैसे कि बताएं ना अभी हाल की किस प्रकार की इन चीज़ों का निर्माण होता है, तो वो बताएंगे। वास्तुशास्त्र में जैसे रहने की जगह है, मंदिर है, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार, नगर वगैरह की रचना किस प्रकार करनी है, किस दिशा में करनी है, इन सभी सिद्धांतों की जानकारी वास्तुशास्त्र में दी जाती है। ब्रह्म संहिता की वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। जो 15वीं सदी है उसमें वास्तुशास्त्र का पुनरुत्थान किया गया था। वास्तुशास्त्र को 8 भागों में बांटने वाले देवों का प्रथम स्थपति जो है विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र में जगह की पसंदगी, विविध आकार, रचना, कद, वस्तुओं का व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्म स्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष आदि विविध स्थान हैं, उनकी जानकारी दी जाती है। अब वास्तुशास्त्र में दृष्टि बिंदु में परिवर्तन आया है, उन्हें विदेशों में स्वीकृति मिली है। तो प्राचीन भारत के विज्ञान का जो ज्ञान है वो विश्व में स्वीकार किया गया है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विशाल और वैविध्यपूर्ण है। उसमें धर्म, विज्ञान, परंपरागत आदर्श, व्यवहारिक ज्ञान, समझ सुंदर समन्वय किया गया है। जो विश्व के बहुत से कम देशों में ये सब हुआ है, जो हमारे देश में इतना कुछ हमें देखने को जानकारी और इतना कुछ मिला है। अपनी जो संस्कृति है वही सहिष्णुता और समानता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है, जीवन पद्धति है, मूल्यों के विविध होने पर भी अपने देश में यहाँ एकता का दर्शन देखने को मिलता है, एकता देखने को मिलती है। विविधता में एकता भारत की संस्कृति का एक मूलभूत लक्षण बताया गया, जो हमें कभी भूलना चाहिए नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और ये जो स्वाध्याय के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में हल करना है। तो थैंक यू।